इन न्यू लाइफ खलातज में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे, है न। दूसरा चैप्टर चल रहा था रासायनिक क्या, अच्छा पहला चैप्टर था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पहला चैप्टर चल रहा था ना, रासायनिक अभिक्रिया। एवं समीकरण। क्लास 10 पार्ट तीसरा होगा, है ना। हो देखिए, पिछले क्लास में बैलेंस करना बता दिए थे, है ना। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए बता दिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। प्राप्त होने वाली सूचनाएं, सूचनाएं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। आइए देखिए, रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या सूचना देता है। जैसे देखिए, लिखते हैं एक समीकरण, लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। आई चीज़ हम सारा लिख देंगे। समीकरण लेते हैं, जैसे देखिए H2 + O2 और क्या बना H2, इसको हम कर देते हैं बैलेंस। कर दिए बैलेंस, कर दिए ना बैलेंस। देखिए तो क्या क्या सूचना दे रहा है। पहला सूचना क्या दे रहा है कि ये अभिकारक होता है और ये क्या होता है, प्रतिफल होता है। हम बताए थे ये बात, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और तो ये बता रहा है ना कि हम इसमें ये हैं। इस समीकरण में हम कौन कौन हैं, हाइड्रोजन है और तो लिखिएगा पहला पॉइंट, अभिकारक में कौन कौन है। पहला ही बताता है कि अभिकारक में कौन कौन है। अभिकारक में कौन कौन है, कौन कौन है। पहला ही सूचना देता है कि अभिकारक में कौन कौन है। और दूसरा, पहला सूचना दिया अभिकारक में कौन कौन है। अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बता रहा है ना। अच्छा, प्रतिफल क्या मिला। दूसरा लिखेगा प्रतिफल क्या मिला। प्रतिफल क्या मिला, ये भी पता चला कि प्रतिफल ये मिला, है ना। अगला लिखेगा अभिकारक के कितने परमाणु लिए। अभिकारक में कितने परमाणु लिए। अभिकारक में कितने परमाणु लिए, ये हमको बताता है कि कितना परमाणु ही लेना चाहिए, कितना परमाणु ही लेना चाहिए, ताकि मिल जाए क्या चीज़, पानी मिल जाए। तो लिखेगा प्रतिफल कितना परमाणु तैयार हुआ। दूसरा, प्रतिफल कितना परमाणु तैयार, प्रतिफल कितना परमाणु तैयार हुआ बाबू। ये भी बताएगा कि कितना परमाणु तैयार हुआ। देखिए ना, कितना है, 2 परमाणु है ना। एक परमाणु तो 1 वाटर, और कितना वाटर है, 2 वाटर है ना, तो 2 परमाणु तैयार हुआ। अगला लिखेगा प्रतिफल अभिकारक कितना मोल लिए। लिखेगा अभिकारक कितना मोल अभिकारक लिए, नहीं कितना मोल अभिकारक लिए। अगला, कितना मोल प्रतिफल मिला। कितना मोल प्रतिफल मिला बाबू, कितना मोल प्रतिफल
मिला। देखिए ये 5 गो 6 गो जो पॉइंट है बाबू, ये आपको ये सूचना दे रहा है कि अभिकारक में कौन कौन भाग लिया, ये बता रहा है हमको, नहीं बता रहा है कि अभिकारक में हाइड्रोजन है, क्या है ऑक्सीजन है, तो कौन कौन भाग लिया ये बताता है। प्रतिफल क्या मिला ये बताता है। कितने परमाणु अभिकारक के लिए और कितने परमाणु क्या हुआ तैयार हुआ, कितना मोल लिए, कितना मोल पानी लिए, कितना मोल हाइड्रोजन लिए, कितना मोल ऑक्सीजन लिए ये बताता है, और कितना मोल प्रतिफल मिला है ना। ये सूचना हमको ये देता है। अगला हेडिंग डालिएगा। अगला हेडिंग डालेगा रासायनिक समीकरण के उपयोग। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। उपयोग से लाभ, क्या लाभ है बाबू, चलिए देखिए। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, क्या लाभ है भाई, लाभ क्या है इसका, आइए देखिए तो पता क्या लाभ है। लाभ क्या, पहला लाभ क्या है, पहला लाभ है कि रासायनिक समीकरण लिखने में क्या होती है, हमको टाइम की बचत होती है। जैसे अब हाइड्रोजन लिखे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखने में टाइम लगेगा ना, पहला क्या होती है, समय की बचत होती है। लिखिएगा समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। अगला पहला पॉइंट समय की बचत होती है। अच्छा, अब जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे हम ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे लिखे, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, तो पेज भी तो ज़्यादा खर्चा होगा, खर्चा होगा, पेज भी तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो लिखिएगा इसमें कम कागज़ की आवश्यकता होती है, इसमें कम कागज़ की आवश्यकता होती है, इसमें कम कागज़ की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें कम कागज़ की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है। अगला, इसमें कम कागज़ की आवश्यकता होती है। अगला आइए देखिए, पहला क्या होती है, इसमें समय, इस तरीके से लिखने में क्या होती है, समय की बचत होती है, और दूसरा कम कागज़ की। और आप जैसे आप यहाँ इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में तो मानते हैं कि हाइड्रोजन हम हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिए तो हम समझ लेंगे, लेकिन हिंदी में लिख दिए तो हम अब समझ रहे हैं ना। लेकिन आप यही इंग्लैंड में जाते तो इंग्लैंड वाला हाइड्रोजन को कैसे लिखेगा, तो या आप चीन गए तो चीन में हाइड्रोजन क्यों हो सकता है, ऐसे लिख दे, उसका भाषा इस टाइप का चलता है। चीन का भाषा कैसे चलता है, इस टाइप का चलता है, क्या क्या लिख देगा। तो अब इसको पढ़ने के लिए चीन का ही व्यक्ति चाहिए, इंडिया के व्यक्ति इसको पढ़ पाएगा, इस टाइप का लिखा रहता है। तो देखिए आप इंडिया में पढ़ रहे हैं और कोई चीन में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, तो सबों के लिए आप जैसे ही 9th-10th में आए और 11th-12th में भी जाइएगा तो सबका सिलेबस एक है। ये नहीं कि आप अलग पढ़ रहे हैं, वहाँ का अलग पढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो भी वही पढ़ेगा। 7वां 8वां तक जितना चेंजिंग करना है करते रहिए। 9th के बाद सिलेबस जल्दी चेंज, 12th के बाद तो एकदम नहीं। जो 12th का चेंज होगा समझिए कि इंडिया में चेंज होना चाहिए, अमेरिका में भी चेंज होना चाहिए, हर जगह चेंज होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए 9th-10th का सिलेबस जल्दी चेंज होता नहीं है। तो आप जो भाषा में यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका जैसे ये सिंबल एच यहाँ लिखें, वहाँ भी वो एच लिखेगा। वहाँ भी आप चीन में तो चीन वाला भी यही लिखेगा, उसको भी यही पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि उसको दूसरा तरीका से पढ़ाया जाएगा। तो आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, विदेश में कहीं भी रहिएगा तो इसको H2 ही पढ़ेंगे, इसको O2 ही पढ़ेंगे, और क्या बनेगा, जल ही बनेगा, है ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखने और समझने में आसानी होती है, लिखने और समझने में आसानी होती है, लिखने और समझने में
लिखने और समझने में आसानी होती है, आसानी होती है। आप इस तरीके से लिख के आसानी से समझ रहे हैं तो लिखने में भी आसान है और समझने में भी आसान है, ऐसा आसान है ना। लिखने और समझने में आसानी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए, प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी है न, आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी। देखिए पहला इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है बाबू। सबसे पहले तो समय की बचत होती है। लिखने समय की क्या होती है हाइड्रोजन लिखने में आपको 2-3 सेकंड लगेगा, लेकिन एच लिखने में मुश्किल से 1 सेकंड का कैमा भाग है ना, बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसमें समय की क्या होती है, बचत होती है। इसमें कम कागज़ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लिखने और समझने में क्या होती है, आसानी। जो आप यहाँ लिख रहे हैं वही कोई विदेश में होगा वो भी वही लिखेगा। तो लिखने और समझने में क्या होती है, आसानी। और एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी देता है न। चलिए आगे बढ़ते हैं, है न। अगला हेडिंग डालेगा बाबू, है न। आगे बढ़ें, चलिए तो लिखेगा अगला है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। पढ़ने के लिए वो टाइम टेबल दिए थे ना, अब थोड़ा सा वो टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा, है ना। एक नया टाइम टेबल चाहिए, क्योंकि अब उस समय केवल मैथमेटिक्स था, अब कुछ हो गया है, साइंस हुई, है ना। देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए पढ़ने का। जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो ठीक है, सुबह तो टाइम नहीं मिलता है ना, सुबह तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जाते हैं तो आपको घर में क्या कीजिए कि जाइए यहाँ से अपना 9 से 11 बजे तक एक बार ज़रूर पढ़िए, है ना। 9 से 11 AM टाइमिंग है तो ज़रूर, है ना। इसमें क्या पढ़िए, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं कोची केमिस्ट्री, है ना। या 1-1.5 घंटा काफ़ी है, 2 घंटा बहुत, 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा दे दिए तो काम हो जाएगा पूरा चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप 11 बजे फ्री होइए तो फिर आधा 1 घंटा रेस्ट मान लीजिए, फिर 12 बजे बैठिए, 12 से 1:30, है ना। या सोना है तो फिर सो लीजिए थोड़ा सा, 11-12, इसको 11:30 कर देते हैं, इसको कर देते हैं कितना, 12:30 कर देते हैं, 12:30 कर देते हैं बाबू, है ना। इसको 12:30 कर देते हैं, 12:30 से 1:30 या 1:45 है ना। इसमें क्या पढ़िए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो अभी पढ़ा रहे हैं, है ना, ज़रूरी है रिवीजन के लिए। उसके बाद आइए अपना यहाँ से निकलिए, जरिए 1 घंटा
खेल कूद लीजिए। बज गया कितना, मान लीजिए 7 से 9। इसमें क्या पढ़िए, तो इसमें 2 चीज़ पढ़िए। क्या क्या, अभी मैथ का तो रूटीन नहीं दिए हैं। इसमें क्या पढ़िए, तो जरिए साइंस पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री जो रिवीजन जो हल्का सा कर लीजिए, क्योंकि सुबह तो टाइमिंग मिलेगा नहीं। और SST पढ़ लीजिए, है ना। और थोड़ा सा संस्कृत भी देख लीजिए, थोड़ा सा, है ना। 2 घंटा में मुश्किल से जैसे 2 घंटा तो यहाँ पढ़े हुए ना, तो रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा। और आधा घंटा यहाँ पर भी रिवीजन कर चुके हैं, तो आधा घंटा यहाँ भी दीजिए। आधा घंटा में हो जाएगा 2 घंटा में 3 सब्जेक्ट। उसके बाद 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ आइए मैथ लेके। 10 से कौन, PM में, हमने रात में, है ना। ये रात का है ना। ये भी रात का है, ये भी रात का है सर। इस टाइम में आप मैथ का ही दिए हैं, तो खाना खा लेते हैं आप लोग यहाँ तक। ऐसे मुँह फाड़ते हैं तो दाल चावल और रोटी सब्जी सब दिखे लगता है, तो खाना खाना है यहाँ तक। लेकिन ठास लीजिए, भरते हैं अपना ठास, क्या कर रही है वो नहीं करना है ना, वो नहीं करना है। आधा पेट खाना है, और आधा पेट खा करके यहाँ से आना है। फिर होकर रात में थोड़ा सा 1 रोटी शाम में पढ़ने से पहले खा लीजिए, 1 रोटी मन है तो। उसके बाद यहाँ पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर फिर 1 रोटी खा लीजिए, ज़्यादा नहीं खाना है, 1 रोटी, 1-2 रोटी। उसके बाद 10 से लेके 1 बजे तक केवल कोची पढ़ना है, मैथ। 11, 12, 1, 3 घंटा काफ़ी है। रिवीजन वाला ये कोची करना है, रिवीजन चल रहा है ना, तो 5 चैप्टर तो पढ़ा चुके हैं, तो 5 चैप्टर के रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना रिवीजन करते रहना है। कोई एम बनाइए कि आज हमको इस चैप्टर पर आज रियल नंबर पढ़ लेना है, कल बहुपद पढ़ना है, परसों 2 रेखिक समीकरण को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी पढ़ना है। यहाँ तक तो पढ़ा चुके हैं। तो कोई एम बनाइए कि एक चैप्टर को 2 दिन में हमको क्या करना है, या 3 दिन में ख़त्म करना। बढ़िया पहले जाइए घर पर, 1 दिन पूरा थ्योरी मेंस के आराम से पढ़िए। थ्योरी तो एकदम नहीं छोड़िए, थ्योरी को मेंस के पढ़िए। फिर अगला दिन कैची चिन्हा, NCERT जो भी आपको बना, कैची चिन्हा भी NCERT भी रिवीजन के तौर पर बनाते रहिए, ताकि मजबूत हो जाएगा। और इधर आपको देते रहिए समय 2 घंटा 1 घंटा, 2-3 घंटा, 3-2 5 घंटा, 5-3 8 घंटा, ये आपको देना पड़ेगा। तब आपको 450 प्लस के श्रेणी में चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ए में ही है 450 प्लस, है ना, ए में ही है। ये रूटीन फॉलो कीजिएगा तो चकचक रहेगा, नहीं तो फिर तो हम चकचक ही करेंगे, है ना। फिर तो हमारे पास है ये है रामबाण वाला कहानी, है ना। तो इस तरीके से पढ़े। देखिए इसमें 2 घंटा मान लेते हैं कि फिजिक्स का भी रिवीजन कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स भी आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो 1-1.5 घंटा इस पर देना है, आधा घंटा इस पर बांट देना है, नहीं हो जाएगा। आधा घंटा इस पर बांट देना है। 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, मुश्किल से रिवीजन कीजिएगा तो आधा 2 घंटा कीजिएगा, तो 3 दिन में 3-4 दिन में क्या हो जाएगा, हो जाएगा रिवीजन। तो पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है बाबू। टाइम का विद्यार्थी के सोने के लिए 6 से 7 घंटा बहुत है। आप 1 बजे जा रहे हैं बेड पर, तो 2, 3, 4, 5, 6 4 घंटा, 1-1.5 घंटा यहाँ बीच में भी दिए हैं, सो सकते हैं। मन करे तो यहाँ पर आप पढ़ के जाते हैं, 1 घंटा वहाँ भी सो सकते हैं। तो सोने के लिए 5-6 घंटा बहुत है। 6 घंटा भी सो लिए हैं विद्यार्थी ग्रुप, विद्यार्थी जीवन में बहुत है। 6 से 7 घंटा बहुत है ना। टाइम बर्बाद नहीं करना। टाइम बर्बाद कीजिएगा उसका आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा,
है ना, उसका मिसयूज एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। इस चलते टाइम ये जो दिए हैं इसको फॉलो कीजिए, है ना। 9 से 2 देखिए, यहाँ पर भी 1 घंटा हम दिए, रिलैक्स कर दिए 2 घंटा। अरे 6 से 7 आते हैं तो 8-9 छोड़ दिए ना, हमको 8 ही देना चाहिए, इसको 8 से कर देते हैं। 8 से 10 कर देते हैं, है ना। अपना 10 बजे तक पढ़िए और खा पी के जरिए 1-2 घंटा क्या कीजिए, सो भी लीजिए। क्या बहुत है, क्योंकि टाइम बर्बाद अब आप लोग को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बर्बाद कीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत मिलेगा। होमवर्क क्लास में नहीं है कि मैंने आपको 4 घंटा खेलने के लिए टाइम चाहिए, 5 घंटा अन्य करने के लिए टाइम चाहिए, उठने चाहिए। टाइम को जितना मैनेजमेंट कीजिए। यहाँ से 7 बजे निकलिए, 8 बजे पहुँचिएगा, तुरंत पहुँचे और घर में मुँह कान धोए, कुछ है तो 2-4 रोटी चपचपा लिए धर के, चपचपाने के बाद तुरंत बैठ गए। 8 से 10 इसको लगा दिए केमिस्ट्री और फिर काम ख़त्म। 10 बजे उठ गए, उसके बाद कुछ खाना दाना खा लिए, चावल तावल खा पी के क्या हो गए, सो जाना है तुरंत। जो पढ़ना है तब ठंडेली करने के लिए टाइम ही नहीं है। यहाँ 10 से 2.5 घंटा का है गैप, है ना गैप। तो कहिएगा तो हम तुरंत 11 से 12 फिर लगा देंगे, 12 से कहेंगे सोइए, है नहीं। इस टाइम में नींद नहीं आता है तो फिर लगा देते हैं। यहाँ टाइमिंग फ्री नहीं करते हैं। 10:30 से कितना, 12:30 बहुत है। 12:30 तक पढ़िए, उसके बाद सो जाइए 1-1.5 घंटा, हैं। तो 2 बजेगा तो अलार्म लगा के सोना है कि नहीं, चट्टान नियन कुंभकर्ण का नाना बन जाना है। 10-15 कर देते हैं इसको, 10-15 से 12-15 तो 15 मिनट का गैप दे दिए हैं, ताकि कुछ 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10-5 मिनट का गैप चाहिए 15 मिनट का। और जब भी इतना जब रूटीन फॉलो करना है तो अपने किनारे 1 बोतल पानी ज़रूर रखना है ना। 1 बोतल पानी ज़रूर रखना है। पानी ही आपका सहारा बनेगा, ठीक है। पानी ही आपका सहारा है। 1 बोतल पानी ज़रूर लेकर बैठिएगा। अभी काहे बोलते हैं, इस समय आएगा बताएंगे। 1 बोतल पानी ज़रूर लेकर बैठिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो बगल में 1 बोतल पानी लेकर बैठिए, है ना। और जब भी पढ़िए तो कुर्सी टेबल पर बैठिए, कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़िए, ताकि आपका जो स्टिक है वो बना रहे। जब बेड पर बैठिएगा तो कभी क्या होगा, ऐसे लोग जाइएगा, कभी ऐसे लोग हरिएगा। कुर्सी टेबल पर रहिएगा तो कहाँ लोग हरिएगा, है ना। तो कुर्सी टेबल पर बैठिए, उससे आइए रूटीन का कीजिए, फॉलो कीजिए, है ना। 12:30 के बाद सीधे कर दिए। देखिए 7 से 9, 10 से 1, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करना भी था तो यहीं पर करना था। अब यहाँ से आप 8 से 10 और 10:15 से 12:15 हमने 2 घंटा दिए यहाँ पर, तो 2 घंटा में आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आराम से सोइए, मन करे तो 12 बजे सोइए। रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन हो गया तो सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप रोज़ रिवीजन करना है। आज ही चैप्टर किए, कल ही चैप्टर करेंगे, परसों ही चैप्टर करेंगे। इस तरीके के ही नहीं कि एक चैप्टर में घोरते रहना है। आज पढ़ लिए भारत का राष्ट्रवाद, कल पढ़ेंगे यूरोप का राष्ट्रवाद, परसों पढ़ेंगे हिंद चीन, सब पढ़ाए हैं ना जी। तो इस तरीके से बार के पढ़िए, ताकि सब चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और बार घुराते रहना है, ताकि आपको एक दिन में एक चैप्टर काम नहीं होगा। 2-3 दिन उसको दीजिए टाइम, 4 दिन दीजिए टाइम। टाइमिंग तो ही बहुत नहीं है जी, टाइमिंग बहुत है। एक चैप्टर को ख़त्म होने में 4 दिन हमको लग जाता है, 5 दिन नहीं लगता है। तो 4-5 दिन में एक चैप्टर रिवीजन कर लेना है तत्काल इधर, है ना। तो इस तरीके से पढ़िएगा तो कोई समस्या नहीं आएगा। और सब अब क्वेश्चन बैंक पिछले क्लास का होगा, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक भी होगा। कोई बच्चा के पास मांग लीजिए, देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछता है। हम इतना चैप्टर पढ़े तो कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है, ये सबका ज़रूर देखिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। आई रूटीन फॉलो कीजिएगा बाबू, तो समझिए कि आपका 450 प्लस आएगा, उससे कम नहीं आएगा। लेकिन जो रूटीन का फॉलो नहीं कीजिएगा वो तो अपना दशा देखिएगा, टीचर क्या करेगा, है ना। इस रूटीन से आप लोग मेहनत कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
है ना। और ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, नहीं फॉलो कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा, है ना। एक बोतल पानी तो रखें, बोले ज़रूर रखिए, क्योंकि बाबू यही आपको एनर्जी देगा। पानी एक एनर्जी है बाबू, तरह है ना। सब थकान दूर कर देता है पानी। आप देखते हैं थक उक के जाते हैं तो क्या कहते हैं, एक गिलास जरी पानी पिलाओ जरी हमारा आराम महसूस होता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो पानी, अब बैठने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है। बैठना कोई आसान बात नहीं है। आप अकेले बैठना है, कुर्सी टेबल पर बैठना है तो बहुत शक्ति की ज़रूरत होता है। उस शक्ति आपको पानी देगा। उस शक्ति आपको कौन देगा? पानी देगा। पानी में बहुत एनर्जी है। चलते एक बोतल पानी ज़रूर लेकर बैठें और ये रूटीन को फॉलो करें। और रात में तो एकदम ज़रूर, रात में 10 से 1 जब पढ़ते हैं ना तब पानी ज़रूर लेकर बैठिए, क्या कि आपको हाफ ही आएगा तो एक बोतल पानी, एक घोट पानी पीजिएगा, हाफ ही ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़िए। ये रूटीन को फॉलो कर लीजिएगा तो मैथमेटिक्स क्या हो जाए। ये चलते हम दिन में क्या दिए, मैथमेटिक्स का चर्चा किए हैं दिन में, कहीं नहीं किए, रात में चर्चा किए। रात में एम बना लीजिए कि हमको रात को क्या करना है 1 बजे तक। अब मन है तो फॉलो कीजिए और नहीं मन है तो बर्बाद की कहानी लिखिए। वो आप पर डिपेंड है ना, वो आप पर डिपेंड है ना। सही बात है ना। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलिए आइए, मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू। एग्ज़ाम हॉल में आपको जाना है तो मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में किसी को खुजली आपको है, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम आपको देना है तो मेहनत भी आप ही को करना होगा। जिसको खुजली बढ़ेगा वही नोचेगा, तुम्हारे बदल दूसरा तुमको नहीं नोच देगा, है ना। सही बात। तो करना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। लिखिएगा रासायनिक समीकरण की सीमाएँ क्या है बाबू। सीमा क्या है, सीमा क्या है तो देखिए, पहला ये बोल नहीं रहा है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना। हाइड्रोजन क्या गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो ये हाइड्रोजन बता रहा है कि हम गैस हैं, है ना, बता रहा है। तो ये गैस की जानकारी नहीं देता, है ना। लिखिएगा, ये अवस्था की जानकारी नहीं देता। लिखिएगा, ये अवस्था की जानकारी नहीं देता। लिखिएगा, ये अवस्था की जानकारी नहीं देता। ये अवस्था की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता। अवस्था मतलब, अवस्था हम बताए थे कि अवस्था तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये नहीं बता रहा कि हम गैस हैं, ठोस है, लिक्विड है, इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है। ये बता नहीं रहा, ये हमने अवस्था की जानकारी नहीं दे रहा है। अगला लिखिएगा। अच्छा, ये भी नहीं बता रहा कि हम ऊष्माक्षेपी हैं कि ऊष्माशोषी। हम बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बताए थे। ऊष्माक्षेपी जो होता है क्या देता है, लास्ट में ऊष्मा देता है, और ऊष्माशोषी जो शुरुआत में क्या लेता है, ऊर्जा लेता है। तो ये इस बात की जानकारी बता रहा है कि हम ऊष्माशोषी हैं कि ऊष्माक्षेपी, नहीं बता रहा। देखिएगा, ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी नहीं देता। ये ऊष्माशोषी है, शोषी या ऊष्माक्षेपी है, इस बात की जानकारी नहीं देता। इस बात की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। लिखे अगला पॉइंट, ये ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी, इस बात की जानकारी नहीं देता। अगला, अच्छा, ये भी नहीं बता रहा है कि हम ताप कितना लेंगे, दाब कितना लेंगे। वो बताता है कि हमको कितना ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अभिक्रिया के लिए हमको ये चाहिए, ये तत्व चाहिए, ये तत्व चाहिए, ये चाहिए, है ना, बताता है। लिखेगा बाबू। ये दशाओं की जानकारी नहीं देता। ये दशाओं की जानकारी नहीं देता। ये दशाओं की जानकारी नहीं देता कि ताप कितना, दाब कितना, है ना, कि नहीं देता है कि ताप क्या है, तो ताप क्या है, ताप कितना या दाब कितना। लिखे ताप
कितना ताप चाहिए, ताप कितना या दाब कितना, दाब कितना है न, या उत्प्रेरक कितना, उत्प्रेरक कितना, उत्प्रेरक कितना, उत्प्रेरक कितना है, उत्प्रेरक कितना है, ये सब की जानकारी नहीं देता, ये सब की जानकारी नहीं देता, ये सब की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है बाबू, ये सब की जानकारी नहीं देता है न। कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है बाबू कि ताप भी देना पड़ता है, कुछ उत्प्रेरक में कुछ उसमें डालना भी पड़ता है। जैसे अब सोना है तो सोना तो 24 कैरेट सोना कोई पहनता है नहीं पहनता है, उसमें देखते हैं कुछ मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता है, तो सोना थोड़ी बोल रहा है कि हमको ये मिलाओ, है नहीं बोलता है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उसमें कितना डालना है या क्या मिलाना है इस बात की जानकारी वो नहीं देता। तो ये लिखें कि ये दशाओं की जानकारी नहीं देता कि ताप कितना, दाब कितना या उत्प्रेरक कितना है, ये सब की जानकारी नहीं देता। तो क्या क्या चीज़ का जानकारी नहीं देता, अवस्था की जानकारी नहीं देता कि हम ठोस हैं, द्रव हैं, गैस है, इस बात की जानकारी नहीं देता। कितना हम कितना ऊष्मा लेंगे, कितना ऊष्मा देंगे, इस बात की जानकारी नहीं देता। ये हमको कितना ऊर्जा चाहिए, कितना ताप चाहिए, कितना दाब चाहिए कि या कौन उत्प्रेरक चाहिए, इस बात की जानकारी हमको नहीं देता। तो ये सब की जानकारी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, ये नहीं देता है। हम अब क्या है, तो इसको हमको जब देते हैं तो पता करके देते हैं ना कि हमको क्या इसमें मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है न। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, है न। अच्छा, तो अब ये सब की जानकारी नहीं देता, तो हम इसको जानकारी देंगे, हम इसको जानकारी क्या करेंगे, हम देंगे। तो लिखेगा रासायनिक समीकरण, हेडिंग डालेगा रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाएं, है न। रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाएं, और उपयोगी कैसे बनाएं, और उपयोगी कैसे बनाएं, है न। रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाएं। देखिए एक समीकरण था, समीकरण बता दीजिए। अच्छा आ जाइए, H2 + O2 हमको बना दिया H2O। इसको मैं यहाँ पर लिख दिया कि कौची है, गैस। ये भी लिख दिया कौची है, गैस है, कौची बना दिया, लिक्विड। तो ये जानकारी हमने दे रहे हैं, है न। यहाँ पर इसको लिख दिए तो ये आसान हो गया कि अच्छा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों अभिक्रिया किया, कौची बना दिया, लिक्विड बना दिया, कौची बना दिया, लिक्विड बनाया। तो इस बात की जो हम जानकारी लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा ना देखने में, सबको आसानी में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, भौतिक अवस्था की जानकारी देकर, भौतिक अवस्था की जानकारी देकर, भौतिक अवस्था की जानकारी देकर, है न। भौतिक अवस्था की जानकारी देकर बाबू, है न, भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। अगला पॉइंट, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इस बात की जानकारी देकर। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी देकर। अब ऊष्माक्षेपी किधर होता है, तो अंतिम में जो ऊष्मा देता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जो शुरुआत में लेता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। जैसे देखिए हम बताए थे आपको एग्जाम्पल में, कि देखिए आप कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनता है, CO2, और क्या देता है, ऊष्मा देता है ना, जलता है ना कार्बन। तो जलने के बाद कौची दिया, ऊष्मा दिया, तो ये कौची हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह एक और अभिक्रिया हम दिए थे, N2H2 करके दिए थे, तो ऊष्मा लेता था,
तो क्या होता था, ऊष्माशोषी है ना। तो इस बात की जानकारी देकर कि कौन ऊष्माशोषी है, कौन ऊष्माशोषी या कौन ऊष्माक्षेपी है, इस बात की जानकारी देकर अगला लिखिएगा बाबू। अगला लिखिएगा गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर, गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर गैस के उत्सर्जन है ना, गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर है ना, गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर जैसे बाबू देखिए तो Zn प्लस HCl है बाबू, है ना, Zn HCl है, क्या बना लिया, Zn HCl2 बनाया और H2 दे दिया। तो देखिए इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं कि गैस की क्या हो रही है, उत्सर्जन हो रहा है, गैस कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर वायुमंडल में जा रहा है। तो ये चिन्ह लगा दिए तो हम इसको बता दिए ना कि ये जो गैस है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तो ये हमने जानकारी दिया, ये हमको नहीं बोला था, हम इसको देख के क्या किए, पता कर लिए कि ये हाइड्रोजन है तो ये गैस है कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और हमको ये प्राप्त होगा, है ना। तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर अगला लिखिएगा, है ना। अपक्षेप की जानकारी देकर, अपक्षेप की जानकारी देकर, अपक्षेप की जानकारी देकर, अपक्षेप की जानकारी देकर, अपक्षेप बताए थे कि अपक्षेप का वर्णन बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया के अथी में बताए थे, क्या में विशेषता बताए थे। पहला बताए थे गैस की उत्पत्ति और दूसरा बताए थे ये अपक्षेप का वर्णन बताए थे। तो ये अपक्षेप का वर्णन वहाँ पर हम बताए थे, जो 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ ठोस के रूप में कहाँ बैठ जाए, तली में बैठ जाए, तो उसको बोले थे अपक्षेप का वर्णन बताए थे, है ना। तो लिखिएगा, तो देखिए मान लिया जाए NaCl है, NaCl है प्लस AgNO3 है बाबू, AgNO3 है, AgNO3 है। अब अभिक्रिया करता था, क्या बनता था NaOH था ना, Na क्या था, NaOH था ना, Nag था यहाँ पर न, देखिए गलती लिखा गया है, क्या था अभिक्रिया भूल गए, AgCl था, AgCl था प्लस NaNO3 था, यही था ना। चलिए तो क्या बनाएगा, तो बना लिया, देखिए NaCl प्लस AgNO3, ये कहाँ बैठेगा, तली में बैठेगा। तो ये देखिए अपक्षेप नीचे बैठ गया, तली में बैठ गया, यही रहता, गैस रहता तो ऊपर की ओर हम देते एरो, है ना, AgCl और NaNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड है, दोनों का अभिक्रिया कराए, ये मिल गया कौची, सोडियम क्लोराइड, मिल गया सिल्वर नाइट्रेट मिला, है ना। तो ये कहाँ बैठेगा, नीचे बैठ जाएगा तली में, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देकर, अगला लिखिएगा, है ना। अगला लिखिएगा बाबू, अगला हेडिंग, अगला लिखिएगा अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देकर, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देकर, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर, शर्तों की जानकारी देकर, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर। अब क्या शर्त है कि दाब कितना लेगा, ताप कितना लेगा, इस बात की जानकारी देता है। तो ये कहाँ देता है, तीर के नीचे लिखेगा, लिखेगा बाबू,
इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे, इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे, इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे, तीर के ऊपर या नीचे, इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक की जानकारी देकर, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे ताप या दाब या उत्प्रेरक की जानकारी देकर, माने जाए ये बनाया सी है ना, तो इस बात की जानकारी देकर, इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक की जानकारी देकर, है ना बाबू, है ना, तीर के ऊपर ताप या दाब या उत्प्रेरक, है ना, माने जाए ए और बी के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया सी और डी, तो ताप कितना दिए या दाब कितना दिए या कौन सा उत्प्रेरक कितने का किए मिलाए हैं, इस बात की जानकारी देकर, है ना। इस अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे ताप या दाब या उत्प्रेरक की जानकारी देकर, है ना। चलिए एक और लिखेगा, अंतिम पॉइंट लिखिएगा बाबू, अंतिम पॉइंट लिखेगा उत्कर्मण्यता की जानकारी देकर, उत्कर्मण्यता की जानकारी देकर लिखिएगा, उत्कर्मण्यता की जानकारी देकर। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, उत्कर्मण्यता जो होता है दो प्रकार का, तो लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना अभी, है ना। देखिए सीधे हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए, देखिए ए और बी अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया सी, और ए प्लस बी अभिक्रिया किया तो ये और ये दे दिया, तो देखिए सी और डी बना दिया, कुछ बना दिया सी और डी, मतलब एक अभिक्रिया ए और बी अभिक्रिया किया तो केवल कुछ बना दिया सी, मतलब ये अभिक्रिया एक ही प्रतिज हो रहा है, ये अभिक्रिया एक ही प्रतिज हुआ ना, और ये हुआ कि ए और बी अभिक्रिया किया तो सी और डी बनाया, और सी और डी को फिर अभिक्रिया करेगा तो कुछ बना देगा ए और बी बना देगा, तो इसको बोलते हैं उत्कर्मण्यता, है ना। उत्कर्मण्यता दो प्रकार के होते हैं बाबू, है ना, एक होता है अनुत्कर्मण्यता, एक होता है उत्कर्मण्यता, है ना। एक होता है इसको बोलते हैं अनुत्कर्मण्यता, है ना। ये अभिक्रिया एक ही प्रकार के होता है, ये होता है उत्कर्मण्यता, है ना। ये दोनों तरफ से अभिक्रिया होता है, ये अभिक्रिया कैसे होता है, दोनों तरफ से होता है, इसको बोलते हैं रिसेबल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिसेबल रिएक्शन, है ना, दोनों तरफ से हो रहा है ना। ए और बी अभिक्रिया किया तो कुछ बना दिया सी और डी, और सी और डी फिर अभिक्रिया करेगा तो कुछ बना देगा ए और बी, तो इसको बोलते हैं उत्कर्मण्यता अभिक्रिया या रिसेबल रिएक्शन। और ये जो है ए और बी अभिक्रिया किया तो कुछ बना दिया सी बनाया, लेकिन सी अब अभिक्रिया नहीं कर सकता, सी अभिक्रिया अब नहीं कर, माने ये एक ही तरफ का अभिक्रिया, एक ही तरफ की अभिक्रिया को क्या कहते हैं अनुत्कर्मण्यता, आज को कहते हैं उत्कर्मण्यता। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए तो आज यहीं तक रह देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं बाबू। कल आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, कल का जो क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, पूरा रासायनिक समीकरण के जो अभिक्रिया प्रकार है ना, 8 गो 10 गो होगा, पूरा कल पढ़ा देंगे, है ना। ये चलते कल का क्लास छोड़ना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रहने देते हैं, है ना। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जो पढ़ने का चार्ट दिए बाबू इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो कहीं भी अभी से फॉलो करना चालू कर दीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते आप बेजोर स्टूडेंट बन जाइएगा, एकदम बेजोर, आपको कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। लेकिन जो नहीं फॉलो कीजिएगा वो बाद में पछताइएगा, है ना, बहुत ज़्यादा पछताइएगा, अभी नहीं, समय आने पर इतना पछताइएगा कि फिर कहिएगा कि हमको कोई टाइम दे दे, लेकिन कोई टाइम देने वाला तुमको मिलेगा। अभी काफ़ी टाइम है, अभी 5वां महीना चलिए रहा है ना, अभी आपको कम से कम 7 महीना पक्का टाइमिंग है, 7 से 8 महीना, आपको 8 महीना पक्का टाइमिंग है अभी, है ना। आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, 13 फरवरी 17 फरवरी से मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा,
17 फरवरी से, है ना, 17 फरवरी। तो अभी आपको बहुत टाइमिंग है। अभी मई चल रहा है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीना पक्का टाइमिंग है। 8 से 9 महीना आपको टाइमिंग अभी है। अभी भी आप सुधर जा रहे हैं तो बेजोड़ स्टूडेंट होइएगा, आप बेजोड़ नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन नहीं सुधरिएगा तो बाकी तो आप जानबे करते हैं कि क्या होता है। तो फिर बाद में पछताइएगा तो कुछ नहीं होगा। अब अभी समझ जाइएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना। इसलिए ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।